चर्चा शुरू कीजिए आप। जै- जैसे 30 अब मिनट सवा 40 नौ मिनट बज रहे हैं तो लगभग पौने 10 बजे तक मैं ये बात कर लूं और फिर उसके बाद हमारे पास आधा पौन घंटा हो जाएगा ठीक है सवाल सर। जवाब और डिस्कशन करने के लिए। यस यस परफेक्ट। इज दैट ओके? सो यस यस। या ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा मनरेगा जब आया वहां से, क्योंकि बदलाव जो अब आया है वो बहुत सारे आपके जो साथी लोग हैं उनको शायद 20 साल पहले जब मनरेगा पहले आया उसका एहसास कम ही होगा, क्योंकि उनके वर्किंग लाइफ का हिस्सा शायद ही होगा, कुछ लोगों का होगा लेकिन बहुत सारे युवाओं का तो नहीं। और लीव अलोन युवा, कई सारे लोगों ने यदि 10-15 साल भी काम किया है तब भी मनरेगा से पहले और मनरेगा के आने से क्या एक परिस्थिति बनी वो हमें समझना चाहिए। मेरे ख्याल में पहली बात यह है कि मनरेगा आया 2005 में, और ये समझना चाहिए पूरी दुनिया में अ, वैश्वीकरण का जो जो हम एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का दौर था, और ये माना गया था कि बाजार मार्केट विल डू एवरीथिंग। तो जो मनरेगा से पहले आने में जो चुनाव, क्योंकि आप सब राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं और राजनीति में बहुत रुचि रखने वाले लोग हैं, तो मनरेगा से पहले का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव करवाया, और उसका स्लोगन था इंडिया इज शाइनिंग। तो ये इंडिया शाइनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था उनको लगा, क्योंकि हाईवेज बहुत बने थे, नए नए चीज दिख रहे थे, ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, वो बहुत सब चीजें थी, और एक वर्ग में बहुत चमक धमक थी, और वो मेरे ख्याल में हमारे जैसे लोगों का वर्ग है। लेकिन जो, और हमसे भी अमीर, हमसे बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को कहीं गरीब की गिनती में मान सकते हैं। लेकिन जो किसान थे, जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनके लिए इंडिया शाइनिंग जैसा नहीं लगा, और एक बहुत सरप्राइजिंग इलेक्शन रिजल्ट आया जिसमें बीजेपी हारी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार बनी। और यूपीए की सरकार में ये एक यूपीए को बनने के लिए एक नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, जो अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो से लेके एक कंसेंसस के आधार पर, यूपीए के कंसेंसस के आधार पर बनना। तो नंबर वन आइटम उस एनसीएमपी में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी पारित करने का वादा था। और वो इशू पुराना, काफी पुराना था। आप में से कई लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र में 1975 में पहला राज्य था जिसने एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून पास किया। और उसने किस परिस्थिति में पास किया कि एक बहुत खतरनाक, उस समय एक अकाल पड़ा था, और उस अकाल में महाराष्ट्र के सारे लोगों ने मिलके कहा जो अकाल से प्रभावित नहीं है उनको हम यदि रोजगार की गारंटी नहीं देंगे तो उनकी स्थिति बहुत बुरी होगी। और उन्होंने ये एक बहुत प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन पारित किया, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं था, 365 दिन का काम था, और घर में जितने व्यस्त थे सबका था, और एम्प्लॉयमेंट का था। तो एक महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पारित हुआ। वो हमारे जैसे लोगों के लिए एक लंबा इंस्पिरेशन रहा, और उसको हम बार बार लोगों के सामने रखते रहे। तो राजस्थान के अकाल की वजह से, क्योंकि वो हर, हमें याद है, मैं बहुत छोटे में बात रखूंगा कि हम लोग 1987 में गए, तब भी लोग हर जगह कहते थे हमें काम चाहिए, हम भूख भीख नहीं मांगना चाहते हैं, अकाल भयंकर है, जानवर मर रहे हैं, घर में खाना नहीं बन रहा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, चारा नहीं है, कुछ पानी भी नहीं है, लेकिन हम भीख नहीं मांगना चाहते, हमें काम चाहिए, काम मिलेगा और उसके साथ मजदूरी मिलेगी तो हम बहुत कुछ उससे कर सकेंगे। तो वो, वहीं वो नारा निकला, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, और वही नरेगा का नारा बना। तो वो नरेगा का नारा अ, लंबे समय तक चलते रहा, और बहुत सरकारें आई, बहुत कम पैसा आता था पब्लिक वर्क्स में, बहुत संख्या थी लोगों की, और उसमें हमारा पूरा फ्यूडल स्ट्रक्चर
और भी आगे बढ़ता था, क्योंकि कौन थे काम देने वाले? वो हमारे पूरे यदि आप उस फ्यूडलिज्म के अंदर और चुनाव को जैसे आप जानते हैं, पंचायत हो या कोई भी सरकारी ढांचा हो, उसको वही वर्ग कंट्रोल करता है लगभग। तो उसी वर्ग का कंट्रोल था। तो मुझे याद है कि शुरुआती दौर में 500-600 लोग सरपंच के घर के सामने बैठते थे सुबह 5 बजे से कि हमें काम मिले, काम मिले। और उन 500 में से 10, 20, 30, 50 परिवारों को मिलता था, और रोटेशन पर बाकी लोगों को मिलता था। और वहाँ वो सामंतवादी व्यवस्था में वो सामंतों का ही बोलबाला था। तो एक तरीके से काम भी बेकार था, काम के लिए भी हाथ जोड़ना पड़ता था, और नहीं मिलता। कोई भी पावर इस्तेमाल कर सकता था कि आपको काम हम देंगे नहीं देंगे, इस पर निर्भर है कि आप हमें खुश रखेंगे, चाहे पैसों से और तरीकों से। तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। खतरा एक तरफ से अकाल से या और विकट परिस्थिति से, और दूसरा जहां उनको जो वो थोड़ा बहुत स्टेट दे रहा था, वहां भी बहुत कठिन परिस्थिति थी। 1 मिनट में। तो ये सारी चीज इस दौरान और इस दौर में, अ, मैं ये ऑन कर देता हूँ। इस दौर में हमेशा ये एक सपना केवल हमारे लिए ही नहीं, देश भर में बहुत सारे लोगों के लिए था, लेकिन राजस्थान में ये आंदोलन का रूप लेने लगा। और चाहे बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार की थी, उनके सामने बहुत जबरदस्त रूप में आंदोलन बढ़ते गया। और 2004 के चुनाव में मुझे याद है, क्योंकि गुजरात हुआ था 2002 में, और त्रिशूल बांटने का एक बहुत बड़ा चल रहा था 2004 के चुनाव से पहले, क्योंकि त्रिशूल को वितरण करने का, और वो हमें बहुत खतरनाक लगता था। तो हमारा यहाँ राजस्थान में नारा जो बहुत प्रचलित हुआ, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, की जगह वो नारा होने लगा त्रिशूल नहीं, तलवार नहीं, हर हाथ को काम दो। तो ये एक जक्स्टापोजिशन कि आपको असली विकास चाहिए और इस आधार पर चाहिए, ये चला। नरेगा आया, और बिल्कुल एक मिराक्युलस, एक ड्रामेटिक चेंज आया। सबको अचानक एहसास हुआ, और ये चुनाव आ गया, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में था, वो डाला गया। मतलब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में अरुणा जी आई, उनके वजह से जॉ आया, उनके वजह से हम सब जब लोग एक ड्राफ्ट कानून बनाते गए, बरसों से बना रहे थे, हमारे पास तैयार था, तो वो मसौदा गया, सिविल सोसाइटी की तरफ से गया, वो वहां पेश हुआ, सरकार में गया, और साल भर तक स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट में जो कानून गया, किस डिपार्टमेंट में जाएगा, ये इन सारे चीजों से आप सब लोग फेमिलियर हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो एनईसी ने जो भेज दिया वो तुरंत हुआ। बहुत लंबी प्रक्रिया, और उस दौरान हम आंदोलन करते रहे। हम, चाहे वो सरकार ने प्रॉमिस किया था, चाहे उसने पेश किया था, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय से गया, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी में गया, जिन चीजों में हमें बहुत तकलीफ थी, और 3-4 चीजों में मैं बताऊंगा। एक जो अभी आया, एक ऑन ऑफ स्विच था। हम किस जगह डालेंगे और कहाँ डालेंगे और कितने समय के लिए डालेंगे, ये कानून कितने समय के लिए लागू होगा, वो एक स्विच था। उसके खिलाफ एक जबरदस्त हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी, और अंत में स्टैंडिंग कमेटी के बाद जब वापस पेश हुआ, तब वो बदलाव उस कानून में आया। मैं ऐसे 2-3 उदाहरण दे रहा हूं, जो क्योंकि वो वीबी ग्राम में वापस आया। वो कैसे आया बदलाव? कि जब एक बार ये लागू हो जाएगा किसी भी इलाके में, उसके बाद वो वहां से नहीं हटाया जा सकता है। और नंबर 2, कि 5 साल के अंदर पूरे देश को कवर करना ही है। तो कानून यूनिवर्सल बन गया। एम्प्लॉयमेंट गारंटी में ये था, पंचायतों का, महाराष्ट्र का भी कानून बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी से और टॉप डाउन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। कौन तय करेगा काम? ब्यूरोक्रेसी। कौन तय करेगा? कलेक्टर। कौन चीजें? जबकि इस कानून में नीचे से ग्राम पंचायतों को काम के डिमांड के आधार पर उसकी पूरी प्लानिंग करनी थी। तो वो भी चेंज हुआ। वो कब चेंज हुआ? स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशंस के दौरान, पार्लियामेंट के दौरान, हम लोगों की बस यात्रा निकली पूरे देश में उस दौरान, इन सब चीजों में।
ये भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनसाइड पार्लियामेंट एंड आउटसाइड, दोनों जगह, और दोनों जगह ये चला। और उस समय कौन थे स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के? बीजेपी के कल्याण सिंह जी। तो उन्होंने एज लीडर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी बहुत सारे इन रिकमेंडेशंस को आगे किया। तो बीजेपी भी साथ हुई, और जब पार्लियामेंट में पारित हुआ ये कानून, तब एक भी आवाज इसके खिलाफ नहीं थी। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संदर्भ है कि अब क्या बदलाव आया और कैसे आया, किस ढंग से आया, किससे पूछ के आया, किसको किसको देख के आया। और ये कानून हैज बीन स्टडीड मोर देन एनी अदर लॉ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट बाय पीपल। कुछ तो लोग जहां जमीनी स्तर पर रिसर्च कर रहे थे, कुछ पॉलिसी रिसर्च कर रहे थे, कुछ हार्वर्ड और ऐसे यूनिवर्सिटीज थे, कुछ हमारे स्थानीय जगह से थे, न जाने कितने लोगों ने पीएचडी की है इसके इर्द गिर्द। हम हर समय ये लोग कहते थे कि ये कानून इज अ वेस्ट ऑफ मनी, लेकिन एक भी स्टडी मैंने नहीं देखा, एक भी नहीं देखा जो कहता है कि कानून इज दिस एनआरईजी इज अ वेस्ट ऑफ मनी। तो हवा में बोलने वाले लोग तो कह रहे थे कि आप हेलीकॉप्टर से पैसा उड़ा दो, ये करो वो करो, लेकिन जो जमीनी स्तर पर इसने क्या क्या बदलाव नहीं किए, तीन चार ही मैं गिनाऊंगा। महिलाओं को पहली बार रोजगार का अधिकार दिया। काम तो किया है महिलाओं ने, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। पहली बार उनके जेब में पैसा गया। पहली बार वो लामबंद होने का मौका मिला उनको कलेक्टिवली। वो केवल एक खेत में किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे थे, किसी ठेकेदार के यहाँ नहीं, किसी अपने घर में भी उनके काम का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ ये जा रहे थे, महिलाओं के समूह थे, जब पैसा नहीं आया तो वो लामबंद होके उन्होंने आंदोलन किया, बीडीओ का ऑफिस घेरा, जाके मांग की इकट्ठा कि हमें काम दो। ये सारे चीजों के लिए उनको पॉलिटिसाइज किया, उनको एजेंसी दिया इस कानून ने। एंड इनफैक्ट वी कॉल इट इन मेनी टाइम्स विमेन्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, विमेन्स लेबर प्रोग्राम, क्योंकि वो देखना चाहिए। और उसके बहुत सारी चीजें इसने, जो बिल्कुल बिना कोई कम जमीन वाले लोग, सीमांत कृषक, लघु कृषक, इन सबको एक मदद दी, क्योंकि आज के तारीख में वो लोग केवल खेती से अपना काम नहीं चला सकते। इसने डिस्ट्रेस माइग्रेशन रोका, और आप हर हर हालत में देखोगे जैसे बीबी ग्राम होगा तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन बढ़ जाएगा। पंचायतों को पहली बार इतना पैसा, धनराशि दिया, 1 लाख करोड़, पहले 40,000 करोड़ से चालू हुआ, तो वो पंचायतों में आया। और भीम जैसी जगह में आपके ही लोग थे, और उनको बताना चाहिए मेरे ख्याल में डिस्कशन के दौरान कि भीम के व्यापारी वर्ग ने क्या कहा। उसने कहा कि हमारा बाजार इसी से चला, हमारा बाजार सबसे ज्यादा नरेगा से चला, और जब नरेगा की छुट्टी है तो बाजार महिलाओं से भर जाती है और वो आके पूरे बाजार को चलाती। तो वो बाजार में भी मार्केट मैकेनिज्म था। और लास्ट में एक चीज कहूंगा कि इसने लेबर मार्केट में बार्गेनिंग पावर, इट वाज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर लेबर, क्योंकि उसका वेज पहले मिनिमम वेज था, वो मिनिमम वेज से भी कम गया, लेकिन कम से कम एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस था। तो ये सब नरेगा में था। अब क्या चीज हुई है जो इससे बदल रही है, और वो अगले 10-15 मिनट में मैं उसके ऊपर जाऊंगा। मैं उम्मीद तो करता हूं कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे भी बहुत सारी चीज हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आप यदि चाहो तो आप जरूर हम लोगों से मतलब इस बातचीत में भी, लेकिन बाद में उन उन सारे वो एक सेट है, या मेरे एक साथी है स्नेहा, वो भी आपको आपके साथ शेयर कर लेगी वो सारी चीजें जो हम लोगों ने लिखे हैं और भी लोगों ने लिखे हैं। तो क्या मेजर 5 बदलाव क्या लाए और उनका क्या महत्व है? नंबर 1, जब आप कहते हैं कि नरे वीबी ग्राम कहाँ कहाँ चलेगा, पहले चीज तो ये अजीबो गरीब नाम है। मेरा तो नाम आप बदलो, नाम की एक पूरी राजनीति चलती है, आप सब लोग फिर से राजनीति को कम से कम वॉच तो करते हैं। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि गांधी जी से क्या आपत्ति थी कि गांधी जी का नाम हटाने की जरूरत पड़ी। लेकिन बहरहाल उस बहस में हम नहीं जाएंगे।
इतना अजीब नाम बनाया है, उसमें जरूर मैं आना चाहूंगा कि कहाँ से आजीविका मिशन को उस नाम में जोड़ दिया, इतना ऑकवर्ड सा नाम डाला। कभी भी आप स्कीम डालोगे तो ये स्कीम को काम करने वाले लोग कभी याद ही नहीं कर पाएंगे कि ये स्कीम क्या कहता है, किस रूप में कहता है, किस चीज के लिए कहता है। और जबरदस्ती किसी रिलीजियस चीज नाम को डालना एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल चीज है विकास में, क्योंकि उसके ऊपर बहस होगा। उस रिलीजन को ही ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि क्यों आप नाम को कहीं पॉलिटिक्स के लिए बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अंदर क्या चेंजेस किए? नंबर एक, इसने कहा कि इसका जो सेक्शन 5(1) है वो कहता है नरे वीबी ग्राम चलेगा। कहाँ चलेगा? इन दोज पार्ट्स ऑफ द स्टेट where the central government notifies it to run। तो पहली बात है, वीबी ग्राम देश के किस हिस्से में चलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पर निर्भर है। सो इट कंप्लीटली टर्न्स ऑफ द आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो देश भर में घूम के एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये सब चीजें हैं, बसों में पोस्टर्स हैं, रेलवे स्टेशन में पोस्टर्स हैं, फुल पेज एड्स आए हैं सरकार की तरफ से कि हमने गारंटी बढ़ा दिया 100 से 125 दिन। लेकिन कानून में क्यों लिखा कि वहीं चलेगा जहां सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है? और क्यों हमें इससे डर है? क्योंकि हमने दसों बार इसकी बहस की, जहां वो चाह रहे थे कि 1500 ब्लॉक को रिस्ट्रिक्ट करें, सबसे गरीब एरियाज में रिस्ट्रिक्ट करें, केवल ट्राइबल एरियाज में करें, वहीं कहीं आधा अधूरा कहीं करें, कोई और कुछ चीज करें, और हम इस यूनिवर्सल गारंटी को कहीं छेड़ना छेड़ना नहीं चाह रहे थे। दैट वाज आवर पोजीशन। तो ये प्रयास करते आया है। इस साल हो सकता है पॉलिटिकली नहीं करें, अगले साल कर लें, 2 साल बाद कर लें, 5 साल बाद कर लें। तो ये पहली बात। दूसरी बात है सेक्शन 4 के सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 यदि हम देखेंगे तो सेक्शन 4 का सब सेक्शन 5 कहता है कि इसका नॉर्मेटिव एलोकेशन होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा कि इसका आधार क्या होगा, कहाँ, किस राज्य में। स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन, पूरे राज्य का नॉर्मेटिव एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। नरेगा में क्या था? जितना डिमांड जिस इलाके से, उस आधार पर उस इलाके का लेबर बजट बनता और उस आधार पर उसका एलोकेशन होता। और वो एलोकेशन खत्म हो जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि वो और पैसे दे। सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 को पढ़े तो स्पष्ट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है नंबर एक, हम तय करेंगे कितना। पहले तो 5(1) में तय करेंगे कहाँ चलेगा, 4(5) में तय करेंगे कि किस राज्य को हम कितना देंगे, और सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 में कहते हैं इसके अलावा जो खर्चा होगा स्टेट को वहन करना पड़ेगा, और स्टेट को जितना ज्यादा उससे बढ़ के है वो वहन करना पड़ेगा। तो यहाँ एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन और राइट्स दे सकता है जो खर्चा बिना स्टेट से पूछे वो स्टेट के ऊपर थोप सकता है। तो इट इज अ वेरी फंडामेंटल इशू ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि कल सेंट्रल गवर्नमेंट कह देगा कि हम तो चाहते हैं कि देश के हर व्यक्ति को 2 बेडरूम का मकान मिलना चाहिए, और ये स्टेट इसको गारंटी करेगा। स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दैट। कहां से लाएगी स्टेट? क्यों लाएगी? क्या उसके मन में है, क्या इसकी क्षमता है करने के लिए? क्योंकि ये जो 40%, एंड दैट इज द लास्ट दैट दे हैव पुट, that they have put that the allocation of whatever is made for the state, the normative allocation of whatever is made in section 22, they have said that it will be in a 60-40 ratio in most of the country, barring मतलब वो जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स हैं उनमें 90-10 का रेशियो होगा। रेशियो पर मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं, और फिर मैं इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में 10 मिनट बात करूंगा। 9:45 मैं ये एंड करूंगा मेरा मेरा जो हिस्सा है। रेशियो की पूरी बहस हुई थी जब ये कानून बन रहा था। 2 चीजों की बहुत जबरदस्त बहस हुई थी।
रेशियो की बहस हुई थी क्योंकि बीजेपी वाले स्टेट्स ने कहा और बहुत सारे और ऑपोजिशन स्टेट्स ने कहा कि आप कानून पास करो और हम खर्चा करें, हम कैसे करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में भी ये बात हुई, ये हम कैसे करेंगे। और वो बात सरकार ने सही माना और सरकार ने कहा ठीक है, हम तो रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, तो रोजगार लेबर कंपोनेंट का हम 100% खर्चा दे रहे हैं। और आप चाहो तो आप मटेरियल काम करो ही मत, पक्के काम करो ही मत, आप लोगों को रोजगार दो, मांग अनुसार रोजगार दो, उसके पैसों का हम पूरा भुगतेंगे, जितना भी आएगा को पूरा भुगतेंगे। और जब तक ये कानून रद्द नहीं हुआ तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कहती रही सुप्रीम कोर्ट में और हर जगह, कोई काम मांगेगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसके वेजेस हम दें। बात अलग है कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट करते रहे, दबाते रहे, बहुत सारी चीज करते, लेकिन उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। केरला ने कई सालों तक बिल्कुल पक्के काम नहीं कराए और 100% लेबर कंपोनेंट लिया, तो पूरा पैसा 90-10 नहीं, 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा था। अब क्या स्थिति हो गई कि आप यदि ये करोगे तो एक तरीके से ये एक वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आप कोई कानून है, राष्ट्रीय कानून, उसको लागू नहीं करोगे। जैसे कई सारे स्टेट्स ने, ऑपोजिशन स्टेट्स ने इसके खिलाफ प्रस्ताव भी लिए हैं और कहा भी है कि वो लागू नहीं करेंगे। और वो आर्टिकल 252 में है। और आर्टिकल 258 क्या कहता है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने वायलेशन कर लिया कि कोई सेंट्रल लॉ हो जिसका खर्चा स्टेट के ऊपर बर्डन पड़ने वाला हो, तो उसके लिए जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अग्रीमेंट ले स्टेट से, उसमें लिखा हुआ। तो यहाँ अग्रीमेंट छोड़ो, बातचीत ही नहीं की। बातचीत छोड़ो, कंसल्टेशन छोड़ो, डायलॉग छोड़ो, सरप्राइज, बिल्कुल किसी को पता नहीं चला, ना उनको, ना लोगों को, ना मजदूरों को, ना हमारे जैसे लोगों को, ना सिविल सोसाइटी को, ना उनकी खुद की पार्टी को, किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। एक कैबिनेट अनाउंसमेंट हुआ, वो भी कुछ और अलग नाम से, और फिर बाद में ये ले आए। अब अगले 8, 7, 8, 10 मिनट में मैं 4, 5 चीजों का जो असर लगता है वो कहूंगा। लास्ट सेकंड इशू था जो जो बहस हुई थी, और वो मिनिमम वेजेस पर हुई। पहली बार नरेगा की वजह से पहला जो ड्राफ्ट बना था उसमें मिनिमम वेज नहीं था। फिर एक धरना, हम लोग ही धरना कर रहे थे, जिस कानून को पारित हो रहा था लोकसभा में, और हम जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। क्यों? क्योंकि हमने कहा उस कानून के अंदर मिनिमम वेजेस नहीं है। और आप एक कानून ला रहे हैं जो हमारे सपने का है, और एक कानून तोड़ रहे हैं जो हमारे सपने पर आधारित है। मिनिमम वेजेस की लड़ाई से ही हमें नरेगा मिला, मिनिमम वेजेस की लड़ाई से हमें आरटीआई मिला, मिनिमम वेजेस की लड़ाई से लोगों ने जो अपना हक 1948 से प्राप्त किया था कि कम से कम हमारी मजदूरी का इतना हक, 8 घंटे की ड्यूटी का इतना हक बनता है, वो ही जा रहा था। तो वहां एक सेक्शन 6(1) और 6(2) लाया गया नरेगा में, जिसमें कहा गया आज की तारीख में पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी चलेगी, और जब तक सेक्शन 6(2) में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई वेज नोटिफाई नहीं करेगा किसी एरिया के लिए, वही चलेगा। और वो 2004 से, जब से कानून 2005 से लेके 2010 तक चला, 5 साल, और उसने एक तरीके से नरेगा को पूरे देश में इस्टेब्लिश कर दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर भी उससे ऊपर ही लगाए, लेकिन वो धीरे धीरे वो वेज डिप्रेस होते रहा। मैं वेज के ऊपर बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सबके, आप कहीं भी देख लो, मिनिमम वेजेस पर बिल्कुल एक कंजूसी है, इच्छा नहीं है देने के लिए, और वो एक क्लास दबाने की बात है। क्योंकि लोगों का क्या है, कमाने का तरीका के वेज ही है। आप भी जानते हो, आप तो बड़े बड़े पैकेज के लिए उस दुनिया के, आपने, व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस दुनिया को आप देखते हो, आपके आसपास जो क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, ये सब। अब ये तो केवल न्यूनतम मजदूरी, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है इससे कम मिलना बेकार है, उसमें एक बहस लंबी चली। और न्यूनतम मजदूरी आते ही वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस्टेब्लिश हुआ। पहली बार इस देश में कानून था लेकिन कानून चला नहीं, तो इसने एक मार्केट मैकेनिज्म भी किया, लोगों को बार्गेनिंग पावर किया। यदि 26 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड हैं, 15 करोड़ परिवार जाते हैं काम पे, तो और 30 करोड़ परिवार जो निगोशिएट कर रहे हैं बाजार में, नरेगा नहीं हो तो उनका निगोशिएशन बाजार में हो ही नहीं सकता है कि हमें वेज इतना दो। आज उनको बहुत कम देते हैं ठेकेदार या कोई और, तो वो कहते हैं जाओ, मैं नहीं आऊंगा, मैं नरेगा के काम में ही चल जाऊंगा।
आप तो इससे कम दे रहे हैं। और इसीलिए जो एक और बदलाव ये लाए हैं, जहां इन्होंने 60 दिन स्पष्ट, ये दिखा देता है इनके कानून में मंशा क्या है। 60 दिन का काम बंद किया कब? जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है और लोगों को वेज ज्यादा, मार्केट मैकेनिज्म से वेज ज्यादा कमाने का मौका हो रहा है। ये दबा रहे हैं मार्केट को, दबा रहे हैं। जो मार्केट के लिए इतनी बात कह रहे हैं वहां दबा रहे हैं, कहते हुए दे विल बी अ बैन ऑन वर्क ऑफ बीबी ग्राम उन 60 दिनों के लिए। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि मजदूरों की बार्गेनिंग पावर के खिलाफ है। तो इफेक्ट क्या क्या होंगे ये बीबी ग्राम का? पहली बात यह है कि ये 60-40 रेशियो, चाहे स्टेट्स अपने बजट में डालें या नहीं डालें, इतना अनवर्कबल फ्रेमवर्क है। क्योंकि हमने देखा है जहां सेंटर स्टेट स्टेट के क्रॉस कॉस्ट शेयरिंग है किसी स्कीम में, वहां चॉइस है, लेकिन उन लोगों को लेना पड़ता है। यहाँ भी लेंगे, कह रहे हैं नहीं करेंगे लेकिन लेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि ये जा सकते हैं, कहते हुए कि ये लोग लेना ही नहीं चाहते हैं, हम तो पैसा दे रहे हैं, हमारे 60% भी नहीं लेंगे। लेकिन हर एक में नुक्ताचीनी होगी, क्योंकि हर मस्ट रोल के अंदर 40% चाहिए, हर बिल के अंदर 40% चाहिए, हर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट कुल मिला के ये लाई क्योंकि वो पैसे बचाना चाह रही थी। नंबर दो, क्या इफेक्ट होगा? तो इसकी वजह से ये कानून जो करना चाहता है वो ही नहीं होगा। नंबर दो क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करने लगेगी, इट विल बी अ कंप्लीटली टॉप डाउन स्कीम। The idea of a bottom up rights based entitlement is gone, क्योंकि बजट उससे नहीं बन रहा है, इंटाइटलमेंट उससे नहीं आ रहा है। और यदि कोई जगह नॉर्मेटिव, कोई जगह नोटिफाई भी हो जाए, तो लोग जाके काम मांगेंगे। 125 दिन उन्होंने कह दिया, जो मेरे हिसाब से जुमला है, एक लीगल जुमला है। क्योंकि आपने कह दिया, कानून के सेक्शन 5(1) में कहा कि यदि आपका एरिया नोटिफाइड है तो आपको 125 दिन का हक है। और मान लो ये 50-60 दिन में ही खत्म हो जाए पैसा, वो उतना भी नहीं होगा, और बाद में मांगेंगे, तो लीगल हक तो बनता है किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। क्योंकि कानून में सेक्शन 4(6) में कहता है जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा। तो मैं कोर्ट भी ले जाऊंगा, किसको ले जाऊंगा? स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों है इसके लिए जिम्मेदार कि उसको ये सब झेलना पड़े? तो नंबर दो, लीगल गारंटी खत्म हो गई। नंबर तीन, यूनिवर्सल गारंटी खत्म हो गई, क्योंकि उन्हीं एरियाज में आएगा जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, आज नहीं कल नहीं, हो सकता है आज, क्योंकि इतना हल्ला मचा लिया बहुत सारे लोगों ने, तो आज लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी जगह इसको नोटिफाई करेगा। तो ये एक लग रहा है। तो लेकिन ये एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होगा कि ये किसी भी जगह कोई सिक्योरिटी नहीं होगी कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, इसके काम के चलने की कितनी उम्मीद है, कितनी गारंटी है, नहीं है। तो ये एक तीसरा है। चौथा है, वेजेस टूटेंगे हर हालत में। ये 60 दिन नहीं, हम जानते हैं जमीन पर कोई चालू करेगा 1 महीने पहले काम को बंद करना, जब लोग जाके काम मांगेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं आपको पता नहीं, 60 दिन का हम लगा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इलाके में अलग अलग समय प्रशासन इसको लगा सकता है। तो वो पूरा लैंडलॉर्ड क्लास, कॉन्ट्रैक्टर क्लास इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, और 60 दिन में तो इसके कमर तोड़ेंगे ही मजदूरों की। तो थर्ड इफेक्ट विल बी दैट व्हाट विल हैपन विद दैट, women's workforce will go, the entire almost important revolutionary change that has taken place। और सबसे दुखी हमारे इलाके में महिलाएं हैं। आपके लोग जो आए हैं हमारे यहाँ, कुछ लोग आए थे एक रिट्रीट में, उन्होंने महिलाओं से बात की होगी और देखा होगा कितने वास्तव में उनके लिए वो पूरा काम करने के लिए तैयार है, पूरा दाम लेना चाहते हैं, यूनियन बना के लड़ रहे हैं, वो सब चीजें। इसीलिए वो इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि उनके लिए ये एकमात्र एक छोटा सा एक किरण ऑफ होप। ऐसा नहीं इससे अमीर बन गए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ खुद कमा के रहने का एक बहुत अच्छा जरिया मिला और एक रास्ता खुला उनके लिए। तो तीसरा चीज है, महिलाओं के लिए और गरीब मजदूरों के लिए एक बहुत खतरनाक चीज हुआ है, और वो उनको पहचानना चाहिए, पहचानेंगे शायद आते हुए दिनों में। और ये उनके लिए भी है जो नरेगा के काम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रभावित होते हैं, क्योंकि मार्केट वेज कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। चौथा है कि नरेगा ने कोविड में बचाया, आप और हम सब जानते हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ तब बचाया, हम सब जानते हैं क्यों। क्योंकि एक स्मूथ फंक्शनिंग सिस्टम था, उसके अंदर पैसा आया, और जब लोगों को चाहिए था ज्यादा काम, वो काम लिया,
और ठीक से स्मूथली उसने काम किया, उसको ऑब्जर्व करके लोगों को पैसा पहुंचा के उनको कुछ और एसेट्स बनाने का। अभी आपने सुनाया हमें इंट्रोडक्शन में, कितने एसेट्स बने, करोड़ों में एसेट्स बने। ये कहते हैं कि केवल खड्डे खोदे और उसको भर दिए, इतना झूठ है। कोई भी सड़क जो किसी दलित बस्ती को या किसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के, या जहां कभी कोई सड़क जाती नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं जाती जा सकती थी, जीप तो छोड़ो नहीं जा सकती थी कि किसी की डिलीवरी भी आ सके, वहां नरेगा है और नरेगा ने सड़क दिया है। कठिन पहाड़ों में इस जगह हो सकता है इफिशिएंटली नहीं दिया, और वो भी क्योंकि मैनेजमेंट ने ठीक से काम नहीं किया। एक तो ये चौथी चीज है कि पूरे ग्रामीण विकास का जो एक दौर चला है, पंचायतों को प्रेरित करने का, सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को काम देने का, कहीं ना कहीं ये पूरे क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट मिटिगेशन का काम कराने का, वो सब जाएगा। क्योंकि अब ऊपर से आ रहा है पूरा मॉडल, वो आ रहा है पीएम गति शक्ति रास्ता बताएगा, पीएम गति शक्ति की नीति है विकसित भारत, ऊपर से आएगा कि ये मॉडल, और वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। पीएम गति शक्ति तो 500 करोड़ से ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसको इकोसिस्टम बनाते हुए चल रहा है। तो बिल्कुल पलट दिया, बिल्कुल जो जो लोगों के इच्छा है उस पर पलट दिया। तो ये चौथी बात है। और पांचवा मैं कहूंगा कि हाँ, नरेगा के करप्शन पर बहुत बहुत बातें हुई है, लेकिन नरेगा ने ही सोशल ऑडिट को पैदा किया। नरेगा ने ही ट्रांसपेरेंसी, इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ पुटिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आउट। हर व्यक्ति किसने कल किस मस्ट रोल में कितना कमाया और कितनी की हाजिरी है, वो कोई भी देख सकता है, दुनिया दुनिया के किसी भी कोने में देख सकता है। ट्रांसपेरेंसी आया, सोशल ऑडिट आया, सोशल ऑडिट अब फैल रहा है पूरे देश में अलग चीजों में, नरेगा से ही निकल के आया। तो ये आप जब एक इंटाइटलमेंट प्रोग्राम को चेंज करके आप सोशल ऑडिट की 100 गुण गाओ, लेकिन ये वो वाली परिस्थिति भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि लोगों के इसमें रुचि ही नहीं रह पाएगा, एंड इट विल कंप्लीटली कम इनटू द हैंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर क्लास. So it is a very big, very sad, very tragic moment that we have had this change. We have a budget, and I'll talk about that in the question and answers. जहां पैसा आया है वीबी ग्राम के लिए, काफी सारा पैसा वीबी ग्राम के लिए आया है, और 30,000 करोड़ नरेगा को वाइंड अप करने के लिए आया, लेकिन इतने कंफ्यूजन के साथ आया है। एक भी लाइन बजट में नहीं कहा गया था, पैसा तो आ गया बजट लाइन में, लेकिन एक भी लाइन नहीं बोला गया कि कहाँ, कैसे, किस रूप में। और स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव 40% शेयर ऑफ व्हाट, वो नॉर्मेटिव एलोकेशन भी नहीं हुआ। So we are today in a situation of massive confusion. And as Narega breaks down, I believe they are thinking of notifying it from 1st April and giving 6 months for a transition. लेकिन उस ट्रांजिशन में ही कितना कबाड़ा होगा हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन इसके ट्राइड, टेस्टेड, एस्टैब्लिश्ड वर्किंग थिंग उसको ही किया। एंड फाइनली I'd like to say, उसी सरकार ने, यदि इतना बुरा लगता तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बुरा, बेकार था, लोगों को काम की गारंटी देना नहीं चाहिए था। सरकार तो कह रही है हम उसको और भी बढ़ाएं, 100 से 125 दिन दे रहे हैं। नहीं नहीं, नरेगा बहुत अच्छा था, हम इसको और अच्छा बना रहे हैं। तो भाई अच्छा उसी के अंदर बना देते, एक अमेंडमेंट कर देते उसी के अंदर 125 दिन, दो और अमेंडमेंट कर देते कि कैटेगरी ऑफ वर्क शुड बदलने चाहिए, तीन अमेंडमेंट कर लेते कि करप्शन में बहुत हो रहा है, हम इंजीनियर के ऊपर हम ठीक से इसके ध्यान रखेंगे ताकि इसकी निगरानी पूरी तरह से हो। तो ये जो बदलाव अंदर कानून के अंदर लाया, आपको हमें समझ के लोगों के बीच में ये बात रखने की जरूरत है। देन पीपल विल रीच देयर ओन कंक्लूजन. So thank you. I've taken 2-3 थैंक minutes extra, but नो नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू निखिल जी, आपने इतना विस्तार से इतिहास और वर्तमान में क्या बदलाव आया, बीच में क्या डेवलपमेंट्स हुई, उसके ऊपर आपने बात की, अपनी बात रखी। बहुत सारे साथियों के सवाल रहेंगे, लेकिन सवाल ले हम सेशन को और आगे बढ़ाए उससे पहले मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि हमारे समक्ष अरुणा रॉय जी भी जुड़ी हैं। मैं क्षमा चाहूंगा कि पहले मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, शी इज ऑल्सो देयर इन द मीटिंग। अरुणा रॉय जी जब she's actually in the meeting, so I am on her computer. She's not in the meeting. She was here, but she's ओके, gone off. I can ask her if she wants to come and speak briefly. Uh, यस, इफ in शी कैन, the,
if she is available, I'll see. She may ओके have. ओके। Yeah. So just ठीक है give me a ठीक है। minute. But yeah. ओके जी। Um, but you carry on. You carry on talking, and I'll go off. So you'll get a blank screen, and I'll ओके yeah. ठीक है। तो साथियों, जिस तरीके से निखिल जी ने बात रखी, पूरा इतिहास के बारे में बताया, अभी प्रेजेंट में क्या बदलाव है और धरातल पे परिस्थिति क्या बन रही है किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, और एक लीगली भी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है कि किस तरीके से लीगल अमेंडमेंट्स आए हैं या किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, आपके सवाल रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक एक करके सवाल पूछें। संक्षेप में सवाल पूछिएगा, और सवाल पूछने से पहले आपका नाम आप जरूर बताइएगा। कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से है वो बताइएगा, और उसके बाद अपना सवाल पूछिएगा। तो एक एक करके हम सवाल पूछेंगे। थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक सर वापस आए। हाँ, Dipanshu, maybe you collect the questions, huh, ताकि he is able to know what the questions are. ओके, साथियों आप सवाल पूछ सकते हैं। जिनका ऑडियो अभी ठीक चल रहा है वो सवाल पूछ लीजिए, नहीं तो चैट का भी यूज कर सकते हैं, आप चैट पे भी अपने सवाल लिख सकते हैं। वी कैन यूज चैट टू राइट आवर क्वेश्चन एज वेल। हाँ, स्नेहा जी। सवाल नहीं है. I just have a request. So some really good pointers have been put in the chat. Can these ओके, be shared on WhatsApp or email? मैं कॉपी नहीं कर पा रही थी, बस ऐसे. या That's it. ऑफ कोर्स Just ऑफ a कोर्स, request. दैट Thank विल you. बी डन। या दैट Okay. विल बी डन। अब तो साथियों कोई सवाल रहेगा आपका, प्लीज सवाल पूछिए, चैट में लिखिए या आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। Language becomes Hindi. Who is it? No, because I couldn't get sound there. तो अ, अरुणा जी आ गई हैं। और आप उनसे बात, सॉरी मैं बहुत जोर से उनके कान में बोल गया। तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आप सवाल पूछ लें, क्योंकि वो थी नहीं जब मैं बोल रहा था। मैंने उनको बताया कि पूरा बैकग्राउंड का हुआ है। तो शी कैन टेक द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस एंड देन आई विल ज्वाइन। आई मीन ओके। हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। शायद कुछ टेक्निकल इशू है, ड्रॉप हो गया है मीटिंग में, बट दे विल बी ज्वाइनिंग सून। एक बार पूछ लेता हूँ। साथियों कुछ सेकंड लगेंगे बस, तो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आया है। दे विल बी ज्वाइनिंग बैक। हेलो. या वन थोड़ा सेकेंड, सा। वन सेकेंड, वन यस यस। सेकेंड. हाँ, वन. कैन यू हियर मी नाउ? मेरी आवाज आ रही है? जी. चलो, हाँ जी। कैमरा आपका ऑफ है, आवाज आ रही है। अब दोनों आ गए. हाँ, परफेक्ट। थैंक हाँ यू जी. था। थैंक यू अरुणा जी, आप जुड़ी। साथियों, अरुणा जी के बारे में, जब भी देश में सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण की बात होगी तो अरुणा जी का नाम सबसे मजबूती से लिया जाएगा, सबसे सामने रहेगा। यूनियनिस्ट, कॉलमिस्ट, ऑथर, सिविल सर्विसेज को छोड़ के ग्रामोदय की बात करना, उसके लिए काम करना, संघर्ष करना, एमकेएस की स्थापना करना, जितना बोलूँ उतना कम है। तो अर्णव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जैसे नो निखिल जी प्रॉब्लम. ने कहा, उन्होंने बहुत ही डिटेल में हमें हिस्ट्री प्रेजेंट के बारे में बताया। जो नया बिल है उसके बारे में चर्चा हुई। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। तो अगर आप कुछ शब्द रखना चाहेंगे
अगर आप मैं चाहेंगे इसको हमारे बहुत कम साथी बोलूंगी सवाल क्योंकि पूछ। आपने सब कुछ निखिल से सुन ही लिया है। हाँ तो जी, हाँ जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारे सारे जो दुनिया में हमारी व्यक्तिगत और राजनीतिक में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो हमारी राजनीतिक है वो हमारी व्यक्तिगत बन जाता है, जो हमारे व्यक्तिगत है वो राजनीतिक बन जाता है। मगर हमें मौका मिलता है, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अभिव्यक्ति करने के लिए और हमारे हकों को लेने के लिए कुछ मंच है। और हम भी खुद, क्योंकि हम प्रिविलेज्ड कैटेगरी के हैं, हमारे लिए कई बार उस प्रिविलेज को बांटना भी अस्वीकार हो जाता है। हम मानते जानते भी नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं। मगर जब गरीबों की बात आती है, आप देखिए कि जब निखिल ने बताया, नहीं बताया, फिर से एक बार कह दूं मैं कि आप जीडीपी के उनको 1% पैसा उनको नहीं देना चाहते हैं, जबकि 40 से 60% लोग उस मजदूरी पे डिपेंडेंट हैं। आप उनको एलोकेट नहीं करना चाहते और उसके ऊपर इतना इतना उसकी बदनामी और इतना उसके ऊपर क्या क्या नहीं करते हैं। जब आपकी ये जो आपके एसेट्स रहते हैं बैंक में जो काम नहीं देते हैं, वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको रखते हैं बैंक में, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। आप इन टैक्स हेवन्स क्रिएट करते हो, उसके लिए कोई नहीं बताता। आप इतने बड़े अमीर लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं करते हो, उसके लिए कोई नहीं बताता। मगर 1% भी नहीं गरीबों के लिए आप उनके जीने के लिए अधिकार देते हैं, तो सारा दुनिया खड़ा हो जाता है, उनको बदनाम करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। ये क्या स्वतंत्रता है? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आप उसके खाना नहीं दे सकते हो, भूख को मिटा नहीं सकते हो, उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं दे सकते हो, और सबके जड़ उनके काम में है। उनको काम मिलता है तो घर में अनाज है, काम मिलता है तो कपड़े हैं, काम मिलता है तो जीवन है, काम मिलता है तो बच्चों की शिक्षा है। आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? उनकी क्या आजादी का मतलब है? वो जैसे थे वैसे ही है। आजादी का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए हम जैसे इसको समझें, तो मेरे लिए नरेगा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कानून था, जिसके वजह से मैं अपने आप को समझाती रहती थी कि कोई बात नहीं, कम से कम नरेगा तो है कि गरीबों के लिए जीने के लिए एक साधन रहा है। अब उसको हटाने के पीछे ये क्या चतुराई है, ये क्या असमानता है, ये क्या कुतर्क हमारे सामने आता है जो भी कुछ होता है कि नरेगा की वजह से देश में आर्थिक तरक्की नहीं हुई। क्या बकवास है ये! बिल्कुल बकवास है, सही नहीं है ये। आप इंडिकेटर्स ले लो, आप फिगर्स ले लो, आप सब कुछ समझ लो। बार बार कहा जाता था कि नरेगा की वजह से आर्थिक व्यवस्था ठीक से नहीं बैठी है, हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोका है नरेगा। इतना आप हम लोग आजादी के बाद, संविधान के बाद, जो संविधान हमको बराबरी देता है, हमें समता देता है, हमें कहता है कि आप भाईचारा के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ रहोगे, आपको लिबर्टी देता है। उस लिबर्टी आजादी का अर्थ क्या है फिर, जब एक इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ इस देश में जी नहीं सकते हैं, काम करके पैसे कमा के नहीं खा सकते हैं, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें दान दो। तो मुझे लगता है कि इस कानून के पीछे पड़ना हमारे देश की समानता, हमारे देश के पूंजीवाद और हमारे देश के जितने भी इस तरीके की प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम पूंजी को इकट्ठा करके कुछ चंद लोगों के हाथ में रखना चाहते हैं, उसका एक लक्षण है ये। और मेरे लिए लगता है कि लोकतंत्र में मेरी व्यक्तिगत और मेरी राजनीति एक है। तो मैं वोट क्यों दूं उनको जो मेरे लिए जाके, मेरे खिलाफ जाके वोट देते हैं और मेरे लिए जो करना है वो करते नहीं है? तो वोट किस मतलब की है? सवाल बहुत गहरा खड़ा होता है। इसको हम नहीं समझेंगे तो शायद आगे जाके बातचीत इस ढंग से नहीं हो सकती है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। निखिल ने कानून के बारे में बता दिया, नए कानून आ रहा है उसके बारे में बता दिया, हमारा संघर्ष कैसे शुरू हुआ वो सब आपने बताया। और मुझे लगता है कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि जब मैं 40 साल पहले जब मैं मजदूरों की बात करने लगी, फिर मुझे लगा कि मेरे मजदूर के जैसे मुझे भी काम करना चाहिए। मेरा हक क्या है कि मैं उनके साथ पेन चला के कह दूं कि मैं आपके लिए लड़ रही हूँ, तो मुझे मजदूरी करनी चाहिए। तो एक पखवाड़ा कहते हैं राजस्थान में, 15 दिन के लिए मैं उनके साथ काम करने गई वर्क साइट पे। मेरे शर्म आता है आपको बताते हुए, और एक तरीके से ईमानदारी भी है कि उस काम को मैं कर नहीं पाई। आप कहते हैं अनस्किल्ड लेबर, आपको मैं चैलेंज करती हूँ, आप 8 घंटा काम नरेगा में करिएगा और वो 100 फुट मिट्टी निकाल दीजिए, मैं मान जाऊंगी। बहुत स्किल्ड काम है,
वो गैंती चलाना, वो फावड़ा चलाना, वो तगारी भरना, उसको माथे पे रखना, उसको ले जाना, गिराना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। उस 15 दिन में मेरी महिला दोस्तों ने कहा, अरे तू जा, बैठ जा, तू तो हमारे दिमाग खराब कर रही है, हमारे काम में भी काम नहीं करने दे रही है। पहले मैंने सोचा चलो मिट्टी उठा लेते हैं, क्या तगारी में मिट्टी नहीं भर सकती हूँ, ये तो ऐसे साधारण काम है, फावड़े से भरने में क्या दिक्कत है, रोज देखती थी। तो उस फावड़े को जब वो महिला 5 या 6 फावड़े भर देती थी, तगारी भर देती थी फावड़े के साथ, तो मैं एक तगारी का 75 हिस्सा की 75% भी नहीं भर पाती थी। तो कहती थी यार तू ये भी नहीं कर सकती है। फिर मैंने सोचा शायद पत्थर ज्यादा आसान होगा, फिर पहले पे सोची कि मिट्टी को उठाते हैं, वो तगारी को उठा नहीं पाई मैं। फिर मुझे कहा गया चलो तुम्हारे माथे पे रख देते हैं, उसका एक टेक्निक है, वो टेक्निक नहीं जानती थी कि तगारी को कैसे उठाना है। तो मैं कहती हूँ कि फिर अंत पंत में उन महिलाओं ने मेरे से हाथ जोड़ा कि तू यार हमें मदद कर दे, तू काम मत कर, तू तो नालायक है और हमारे काम में रुकावट ला रही है तू। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस किस्म के मेहनत करने वालों को हम कहते हैं नालायक है, कहते हैं हम काम नहीं करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये मजदूरी और ये काम कोई मजबूरी से ही करता है, और करते तो हैं। अब इनके वजह से सड़कें बनी है, मकानों बने हैं, इमारतें बनी है, कंस्ट्रक्शन लेबर ये है, एग्रीकल्चर लेबर ये है। तो हम किस हालत में कहेंगे कि आपको 1% भी जीडीपी के नहीं दे सकते? क्या इसमें तर्क क्या है? इसी सवाल के साथ मैं अपने बात को खत्म करती हूँ, काफी लेट भी हो गया है। तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे बात करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी। तो हम सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। निखिल जी बस जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। तब तक आप चैट्स में भी अपने सवाल लिख सकते हैं। अच्छा, दीपांशु, निखिल जी एक से। तो क्वेश्चन आ चुका है। यस। एक क्वेश्चन आ चुका है अनुपमा से शायद, व्हाट इज द रीजन टू ब्रिंग चेंजेस इन द नरेगा पॉलिसी? So I'd like to ask Anupama. I have spoken for a good amount of time about what I think the reasons are. I think it is an anti-poor, anti-worker, pro-corporate, pro getting cheap labor, putting this money to use for large infrastructure projects. I think it's that kind of thing. But you tell me. I really would like to know. What do you think? I think Anand has asked this question. Okay. So Yeah. Anupama, you can also say, but yeah, let's hear from Anand and then from you, Anand. आनंद जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। मे बी मेरा ये सोच है कि मे बी दे आर नॉट हैप्पी दैट लेबर इज गेटिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी आने के लिए जो उनका एक अवकाश है उसको छीनने के लिए तैयारी चल रहा है। दे वांट टू बी ए बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबरिज्म लेकर आने के लिए एक तंत्र है करके मैं सोचता हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ। इनको चीप लेबर चाहिए, इनको लेबर के खुद के हक और छोटा सा ही मिला है, बहुत बड़ा नहीं मिला है, लेकिन उससे भी उनकी दे आर नॉट हैप्पी। आई एग्री विथ यू। Anupama, what do you think? Since you got caught, unfortunately got caught in this. I am agreeing with everything that has been said. And yeah, I think Anand had that question. And yeah, it is a lot of things, among other things. And I think I'm glad that you also talked about employment and climate and a lot of things. So it is a larger agenda that is around the world on global politics as well. So I do agree. I don't have anything to add to it. Okay. तो किसी और को कुछ और लगता है इस सवाल पर कि क्यों किया? आनंद ने जो कहा, मैंने कहा, अनुपमा ने कहा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ निखिल जी सर। जी जी थैंक जी। मुझे लगता है निखिल जी, इसमें एक तो जो ये इसका जो नाम की पॉलिटिक्स करी है कि अपोजिशन इसको अपोज करेगा भी, तो उसका एक एजेंडा बनाया जा सकता है कि दे आर एंटी हिंदूज काइंड ऑफ, कम्युनल पोलराइजेशन करना चाहते हैं।
कि इसका विरोध भी अच्छी तरीके से अपोजिशन कर ना पाए? वो जरूर है, कोई भी नाम बदलते हैं तो अक्सर उनका कोई इसी प्रकार का आइडेंटिटी टाइप ऑब्जेक्टिव होता है। अब कहाँ एम्प्लॉयमेंट और कहाँ आइडेंटिटी, और वही मैंने कहा बहुत ऑकवर्ड से तरीके से उन्होंने राम जी को लगाया। यदि आप वो एक्रोनिम बनाओगे, मतलब कोई भी एक एक रूडिमेंट्री जो एक्रोनिम बनाने वाला व्यक्ति इससे अच्छा करेगा। लगता है कि बहुत आपाधापी में किया। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से कि शायद मैंने पहली बार देखा है इस देश में जहां महात्मा गांधी के नाम को हटाया है। मतलब बहुत सारे और लोगों के नामों पर ऑब्जेक्शन है, गांधी परिवार, नेहरू परिवार, ये वो सब राजनीति। लेकिन गांधी जी को एक तरीके से कंसेंसस से देश के आजादी के फादर ऑफ द नेशन, लीडर ऑफ नॉन वायलेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको हटाने की क्या जरूरत थी? महात्मा गांधी बीबी राम जी भी बन सकता था। लेकिन ये मेरा सवाल है, मैं सवाल ही है, उससे ज्यादा नहीं है। सवाल ही है। आप कह रहे हो ना कि पॉलिटिक्स ऐसे, तो पॉलिटिक्स नाम का करना है तो पूछे तो सही, क्या पॉलिटिक्स थी कि आपको वो महात्मा गांधी के नाम को हटाने की जरूरत पड़ी? निखिल निखिल भाई, मुझे तो जी। लगता है कि वो एन राम जी करना जा रहे थे। एन से एक दूसरा नाम था, एन राम जी। हम्म, तो वो एन नहीं हाँ। कर पाए, तो उनका राम अभी ले आते हैं। अगली हम्म, सरकार में एन का भी नाम फुल फॉर्म रख देंगे। अभी जो हाँ। समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे हम्म, वो नहीं समझे। तो वो ये वो हुआ भी होगा। समझ गए, जो नहीं समझे वो भी समझ गए। तो वो तो है, इनको बोलना चाहिए। बात ये है कि, और हमें भी बोलना चाहिए। मतलब गांधी जी इतने गजब के, मेरे बहुत सारे डिफरेंसेस है गांधी जी के, एक स्ट्रेटजी या एक सोच या दूसरे पर, और वो उसको वेलकम करते थे, उस पर बहस होती थी। अब ये, मतलब ये नाम हटाना ठीक है। एक टाइम नरेगा था, उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया क्योंकि एक आइडिया था कि ये एक तरीके से एक जो आप सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है वो नरेगा ला पाएगा, एक किस्म का स्वराज किसी दिन ला पाएगा गांव में। लेकिन ये हटाना, लेकिन हाँ आपकी बात सही है, ये गांधी जी से ही उनको दिक्कत है। और वो उनको कहना चाहिए, हमें कहलवाना भी चाहिए कि ठीक है, आप तो राम जी, हम तो राम जी पर बहस ही नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं कि आपने गांधी जी का नाम क्यों हटाया। उनको बोलने दो, क्योंकि हमें दिक्कत है गांधी जी से। हम्म। सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाह एक रहा एक हूँ। पूरन जी, आपसे पहले ललिता जी ने हाथ खड़ा किया था। हम एक एक करके जाएंगे, जिनका सवाल होगा वो हाथ खड़ा कीजिए, अपना नाम और कहाँ से है वो बताइए और सवाल पूछिए। तो ललिता जी, आपसे शुरू करते हैं, आप सवाल रखिए अपना। नमस्ते सर, मेरा नाम ललिता है, मैं राजस्थान से हूँ। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जवाब ये है कि मेरी समझ में कि पहले क्या होता है कि नरेगा जो मिस्टोल निकलते हैं वो पंचायत में निकलते हैं कि यहाँ पर बाड़ी बनानी है या यहाँ पर बतौना नहर पर काम चलवाना है, क्या कराना है हमारे एरिया में। तो वो पंचायत लेवल पर ही होता था, तो पैसा पंचायत की डिमांड होती थी और उस पर होता था। अब क्या कहे, जब सेंटर बोल रहा है कि मैं ही तय करूंगा कि कहाँ पर नरेगा खुलेगा या कहाँ पर मिस्टोल निकलेगा, तो जो पंचायत है वो पावरलेस हो रही है। सिमिलरली पिछले 8 10 12 साल चल रहा है ना, कि जहां जहां राज्य सरकारें हैं या फिर सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बैठी है वो ये चाहती है कि पद पद रहे, चाहे सरपंच रहे, पंचायत समिति रहे, प्रधान रहे, पर पावर हमारे पास ही रहे। वो पावर को एक जगह पर कंट्रोल करना चाहती है ना। और सिर्फ नरेगा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था कि वो लोगों का रोजगार कर रहा है, जिसके जैसे कि मेरे अगर 1 एकड़ या 2 एकड़ ही जमीन है, तो आप मुझसे उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरे खेत पर कुआं हो या मेरे खेत पर ट्यूबवेल हो। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि राजस्थान में होगी एक ही खेती, जो कि बारिश की खेती होगी, है ना। उसके बाद सेकंड खेती के टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा, तो मेरे घर में जो महिलाएं, परिवार में औरतें हैं, वो मिस्टोल पर जाती थी, तो उससे पैसा आता था, वो चल जाता था। तो वो आर्थिक रूप से भी हर परिवार को कमजोर किया जा रहा है। दूसरी पहली तो ये है। और दूसरा है कि अगर मेरे थोड़ा बहुत खेत है या मेरी थोड़ी बहुत जमीन है जहां पर अगर मुझे
मुझे कुछ उसकी दीवार बनानी है या फिर ऐसा कुछ काम करना, तो नरेगा उसको भी पारित करता था कि आप किसी के निजी एरिया में पर फिर भी काम कर सकते हो, और उसका पैसा भी एक लिमिट तक मिस्टोल वाले यानी कि पंचायत समिति से पास होता था, तो मुझे उस तरीके का भी फायदा मिलता था। तो एक तो ये फायदा काटा गया। दूसरा है कि वो बोल रहे हैं कि हम पारित करेंगे, तो आपको क्या पता कि राजस्थान के चित्तौड़ के किस एरिया में बतूना इस साल अकाल पड़ी है, यहाँ पर लोगों को जरूरत है, तो आप वो नहीं समझ सकते सेंटर में बैठे हुए। तो ये नुकसान हुआ, तो उन्होंने ये नुकसान किया इसका चेंज होने से। मेरी समझ में तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। क्या शानदार बात कही ललिता जी। एक तो आप राजस्थान में रहती है, तो प्लीज हमारे साथ संपर्क कीजिएगा अलग से, ताकि हम कुछ चीजें साथ मिलके कर सके, आपके गांव, आपके इलाके में, और आप मस्ट्रोल और ये चीजें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक तो जवाब अब जो आए हैं उसमें शायद मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ आने की, क्योंकि आप लोग मेरे से अच्छा बोल रहे हैं। जो मेरी समझ है वो उस चीज को आप आर्टिकुलेट बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा है कि एक पूरे ग्रुप में, और मैं देखना चाहता हूँ कोई काउंटर व्यू है क्या, क्या हम बहुत बायस्ड हैं? नहीं नहीं, ये तो बीबी ग्राम बहुत ही शानदार, बहुत ही गांव में 125 दिन देने वाला 100। अच्छा, मैं ये भी बात इसके साथ साथ रख लूंगा कि क्या आप लोगों को लगता है 125 दिन की गारंटी मिलेगी, या ये भी एक किस्म का, हम तो कहने लग गए इसको, एक जुमला ही कहने लग गए, लेकिन क्या? नहीं, ये तो ऑलरेडी राजस्थान में 125 दिन तो हमें मिल ही रहा था मामा जी। हाँ, वो सही है। वो भी थोड़ा आप बता दो कैसे मिल रहा था, तो ये नीरज खुद गई है उसको लेने के लिए, तो हाँ। जी, तो सभी को नमस्कार। एक्चुअली राजस्थान में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 100 दिन का सेंट्रल गवर्नमेंट से तो रोजगार था, पर राजस्थान की एक स्कीम आई थी जिसमें जिन मजदूरों ने 100 दिन का काम कंप्लीट कर लिया उन्हें एक्स्ट्रा 125 दिन का काम मिलता था। तो जैसे हमारे एमकेएसएस राजसमंद इलाके में जहाँ वर्क करती है, वहाँ ज्यादातर जिन पंचायतों में हमारे लगभग 400 से 500 मजदूरों ने लास्ट सेशन में ही, जनवरी के सेशन में ही, जनवरी 2024 से मार्च के बीच में हम लोगों ने जयपुर पर सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके लगभग 400 से 500 मजदूरों ने प्लस 25 दिन का काम करके 125 दिन का काम कंप्लीट किया। हाँ, थोड़ा बजट को लेकर उस समय इश्यूज आया था, लेकिन उनका लंबा थोड़ा प्रोसेस रहा था पेमेंट आने पर लगभग मई जून तक उनका पेमेंट क्लियर हो गया। तो ये जो अभी वीबी ग्राम जी में इन्होंने एक बहाना बनाया कि हम 125 दिन का काम देंगे, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ तो दिया जा रहा है, और दूसरा यहाँ दिया जा रहा है। और अभी जिन्होंने इनका उनका जो 60 और 40 के रेशो को हटाकर स्टेट पर जो लोड पड़ा है, उसके बाद में 125 तो छोड़ो, शायद 50 दिन मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और वो कानून था, केवल एक स्कीम नहीं, वो एक कानून कानून था, हालांकि नोटिफाई नहीं हुआ है कानून। और थैंक यू। मनोरमा जी, आपने भी हाथ खड़ा किया, अभी सवाल रख सकते हैं अपना। जी थैंक यू दीपांशु। और मैं मनोरमा हूँ छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ में हम देखा जाए तो हमारे यहाँ जो नक्सलाइट एरिया है उस जगह पे हमने बहुत मनरेगा के काम देखे थे, क्योंकि वहाँ पे सड़कें बनना, वहाँ पे किसी चीज को पहुंचाने के लिए मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान होता था। और जब से ये कानून इन्होंने पारित की है, जब से इस कानून के बारे में डिस्कस हुआ है, तो जो काम चल रहे थे हमने तो अपने आंखों से उसका इम्पैक्ट दिखा है कि वो काम रुकते जा रहे हैं। जो जिस जगह पे हम जंगलों में या उस ऐसे इलाकों पे लोग नहीं पहुंच पाते थे, वहां भी मनरेगा चल रहा था, वो काम अभी इन्होंने होल्ड कर दिया, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन आया कि नहीं आया वो नहीं पता, पर सरपंच और जो गांव के लोग वहां से काम लेते थे उन्होंने फुल्ली स्टॉप कर दिया है, हर काम आधे आधे में रुक गया है। दूसरा दूसरा जो आपने अभी एक सवाल पूछा था कि गांधी से क्या प्रॉब्लम है, तो हमने देखा था कि उन्होंने एक गांधी जी की फोटो बना करके उस पे इन्होंने बंदूक डाली थी और उस पे काफी सारे कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हमें ये तो पता था कि नाम से उनको प्रॉब्लम है, गांधी जी से उनको प्रॉब्लम है, और उसका इन्होंने काफी सारे खुलेआम सोशल मीडिया पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इन्होंने खुलेआम बताया है कि हम सिर्फ विदेश जाते तभी हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं, और इंडिया में हम इनके सामने गोली मार करके प्रदर्शन करते हैं कि हम इनके विरोध में हैं। तो ये चीजें तो हमें पता ही थी कि ये करेगी, लेकिन हमें समझ में ये नहीं आया कि आफ्टर ऑल भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और आप हर बार किसानों पे ही वार कर रहे हो, हर बार उस गरीबों को ही वार कर रहे हो। ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा वोट बैंकिंग तो गांवों से ही होके आती है, फिर क्यों आप उन्हीं के साथ इतनी सारे चीजें ला करके उनके माथे पे डालते जा रहे हो, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हो। और जब ये लड़ाई हम नीचे लेके जा रहे हैं तो इन्होंने बहुत प्यार से एक
बहुत अच्छा सा पैम्पलेट हर गांव में चिपकाया जा रहा है कि हम 125 दिन, क्योंकि 2 ही 3 जुमले हैं जिसको ये बहुत जोर दे रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि 125 वाला जुमला है, पर इसको इस तरह से हाईलाइट करके गांव के दीवारों पे उस पैम्पलेट को चिपकाया जा रहा है। और हमारे तरफ से हम कहाँ कहाँ पे फेल हो रहे हैं हमें नहीं पता, पर हम जब ग्रामीण क्षेत्रों पे जा रहे हैं तो वहां पे हमारे जो चीजें हैं उसको जब हम रख रहे हैं लोगों के सामने, तो ये पहुंच जाते हैं और अपने ये 2-3 बातों को लेकर के पूरे जोर शोर से, और वो जो नाम बदला है उस पे धर्म को कनेक्ट करके ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं गाँवों की तरफ में, इसका इम्पेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन रिजल्ट ये आ रहा है कि काम सारे बंद हो गए हैं। मनोरमा जी, मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव पर बहुत ध्यान देती है। करो कुछ, बोलो, जो बोलोगे वो चलना चाहिए। और मेरे ख्याल में हम जैसे लोगों का ध्यान होना चाहिए कि हम हकीकत के आधार पर एक नैरेटिव बनाएं। तो ये जो आपने बात रखी, ये इस पूरी बहस का एक कोर चीज है। और हमने देखा है, जब हम लोगों के साथ 5 मिनट बिता के हमने टाइम दिया और बताया कि आप खुद बताओ स्टेट गवर्नमेंट क्या 40% देगी, आप खुद बताओ कि यहाँ जब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, जो अभी बात हो रही थी ऊपर से काम तय करेगी, तो पंचायत के पावर होंगे कि नहीं। तो वहां के बीजेपी के खुद के सरपंच भी कहने लग गए ये बहुत बुरा हुआ। जो नरेगा के कर्मचारी है वो खुद कहने लगे कि हम अब फंस गए। तो आपके जैसे लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है जो आप देख रहे हो। चलते चलते ये सवाल उठना चाहिए कि फिर ये काम क्यों बंद हो गया। यदि इतना बढ़िया था और दौड़ने वाला था और 125 दिन मिलने वाले थे, तो ये क्यों नहीं काम चलते चलते क्यों बंद हो रहा है। और एक हमने बहुत देश भर में बात रखी और हम ये आपके सामने भी रखना चाहेंगे कि हम लोगों ने कोशिश की है कि एक काम मांगो अभियान चले। तो वो काम मांगो अभियान है कि जहां भी आप हो, आप मांगो, वो 125 दिन मांगो, और वो जब नहीं मिलेगा तब बताओ कि इनका जुमला क्या है और ये 125 दिन क्यों नहीं दे रहे हैं। और 125 दिन सच में देना है तो इनको लगभग 4.5 लाख करोड़ का बजट करना पड़ता। तो अब तो ये जिस ढंग का बजट भी है, ये भी एक खेल है। ये 96,000 करोड़ इन्होंने इस बजट में दिया है, ये भी एक खेल है, क्योंकि ये देना ये भी नहीं चाहते हैं। साल के अंत में कहना चाहते हैं कि इन राज्यों ने पैसा नहीं दिया, इसलिए हमने भी नहीं दिया, और इसलिए ये पैसे अब लैप्स हो रहे हैं और हम दूसरे और अच्छे प्रोग्राम में लगाएंगे। और वो अच्छे प्रोग्राम इनके हाईवेज और एयरपोर्ट्स और ये सारी चीज है। तो ये एक बहुत बड़ा साजिश है। मतलब जिस ढंग से ये कानून लाया गया है वो साजिश है। साजिश में इसलिए कहता हूँ, नहीं तो ये खुलेआम कहते हैं हमें तो नरेगा अच्छा ही नहीं लगता है, हमें लोगों को रोजगार देना अच्छा ही नहीं लगता है, हमें उनको मजदूरी देना अच्छा ही नहीं लगता है। साफ कह देते और कहते हैं नहीं, हमें लगता है कि सारे जगह बुलेट ट्रेन और हाईवे लगने चाहिए। तो ठीक है, लोग उसको ठीक मानते हैं या नहीं मानते। साजिश में इसलिए कह रहा हूं, जब आप कहना एक चीज करते हो और करते दूसरा हो, तो वो एक साजिश है। हम्म। जैनब जी, आपने भी हाथ खड़ा किया है। सर आदाब, मेरा नाम जैनब है और मैं लखनऊ से हूँ। तो जो अभी आपने कहा कि क्योंकि इस कानून को जब लाया गया और खासकर मजदूरों को ध्यान में रखते हुए कि हर हाथ को काम, काम का पूरा दाम, तो ये जो स्लोगन था वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे उसको, ये जो मौजूदा सरकार है इसने पूरी तरह से उसकी त्राही त्राही कर रखी है। क्योंकि नामकरण का जो नीति है, जो इनकी जिस तरह से ये धार्मिक खेल खेल रहे हैं वो पूरी तरह से सब समझ रहे हैं और लोगों को समझ में भी आ रहा है। अगर मैं बताऊं कि लखनऊ के संदर्भ में, क्योंकि लखनऊ में 491 ग्राम पंचायत है जो एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए, आप समझ लिए 491 में जब यहाँ पे प्रेरणा स्थल पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी को आना था, जो मजदूर वर्ग था जो उनको वहां की सफाई के लिए लगा रखा था। जो नरेगा का जो असल मकसद है उस तरह से काम लेना वो नहीं फुलफिल हो पा रहा है। उसके साथ ही साथ आप समझ लिए डीएलएफ या जो शालीमार, जो बड़ी बड़ी इमारतें अडानी अंबानी की बन रही हैं, वहां पे इन मजदूरों को भेजा जा रहा है काम के लिए। उसके बाद जो बीच में बिचौलिए हैं, ना तो उनका पैसा मिल पा रहा है, ना चीजों प्रति जो शिकायत कहा जाता है कि कमेटी में जाके आप ब्लॉक ऑफिस में
शिकायत कर सकते हैं। और ब्लॉक ऑफिस का इतना जर्जर हालत है, मैं बता दूं आपको, कि वहां पे ना तो बीडीओ सर मिलते हैं, ना वहां पे बातचीत होते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा, मतलब अगर कहा जाए कि जो पूरा भ्रष्टाचार एक तरह से दिख रहा है, जो मजदूरों को कहीं ना कहीं फिर उनसे उनसे जोड़ रहा है, जो जो उनका अधिकार था कहीं ना कहीं उनसे वंचित कर रहा है। ना तो उनको काम मिल पा रहा है, ना ही उनको वो सम्मान मिल पा रहा है। तो मतलब ये हालत हो गई कि लोगों को, क्योंकि लखनऊ के अंदर में बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ पे बिल्कुल शहरीकरण है, तो शहरीकरण होने के बाद ये अपना डीएलएफ और शालीमार के एरिए साफ करवा रहे हैं, ना कि उनसे पौधारोपण या वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, ना ही मेड़बंदी का काम हो रहा है। तो ये मतलब कैसे, क्योंकि नामकरण की नीति तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितनी भी जगह हैं सबके हर आए दिन नाम बदलते रहते हैं, और इनको सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो गांधी और नेहरू जी से ही है। तो ये तो पूरी तरह से तय है कि नामकरण की नीति की ही अपना रहे हैं। तुष्टीकरण की जो नीति थी, कहीं ना कहीं अंग्रेज तो हमारे चले गए, मगर जो विचार थे वो कहीं ना कहीं आज भी सरकार के अंदर है, जिसके कारण जो गरीब मजदूर किसान है उसका वो मतलब वो झेल रहा है ये पूरी परिस्थिति। तो बहुत ही मतलब दुखद है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण स्तर में जब काम कर रहे हैं तो वहां पे नरेगा के नाम पे उन लोगों का रजिस्ट्रेशन है जिनके घर 5-5 मंजिला 4-4 मंजिला है, जो हक में असल में जो उसके मतलब लाभान्वित लोग हैं वो आज भी कहीं ना कहीं नदारद है। तो ये बहुत सोचनीय बात है कि किस तरह से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, और खुलेआम सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में, हम ग्राम पंचायतों में जब प्रधानों के पास ये समस्याएं लेके जाते हैं तो वो कहते हैं मैडम हमें तो कोई वही नहीं है। ब्लॉक ऑफिस में रणनीतियां बनती है बीजेपी को कैसे जिताना है, तो वो सारी चीज। जैनब जी थोड़ा सा समय का यहाँ पे हमें टाइम चेक लेना पड़ेगा, हमारे पास 10 मिनट है। निखिल जी इस बात का जवाब देंगे, और जो आने वाले साथी भी हमारे, थोड़ा संक्षेप में सवाल पूछिएगा। जानकारी आपके पास है, जो बातें आप करनी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल अगर पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई सवाल है नहीं, कोई यदि आपका? सवाल है, तो मुझे तो सवाल ही लगता है बस एक यही अच्छी था, बात करते थोड़ी मतलब थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से ये कानून का मतलब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें मतलब किस तरह से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, वहां पे जमीनी स्तर पे काम करें, हम क्या कर सकते हैं, उन हमारे साथियों की मदद कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो मैं इस तरफ मोड़ने लगूंगा मेरे सारे जवाब कि हम कर क्या सकते हैं। मैंने पिछले सवाल में ये कहा था, हमें एक काम मांगो अभियान चालू करना चाहिए। लोगों को कहना चाहिए कि आप जाओ। अभी तक तो नरेगा चालू है, 1 अप्रैल में शायद ये नोटिफाई करेंगे बीबी ग्राम जी को, जो हम सुन रहे हैं। और वो भी 6 महीने टाइम देंगे, तो 6 महीने तक नरेगा जैसा ही चलेगा, उसके बाद भी कंफ्यूजन चलेगा। उस कंफ्यूजन के बीच में लोगों को तो काम चाहिए। तो हमें जाना चाहिए कहते हुए, आप ही कह रहे हो, आपका पोस्टर लगा है 125 दिन काम, आओ आप हमें, हम 125 दिन का काम हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप दो। और लोग प्रेरित होंगे उससे, और जब नहीं मिलेगा काम तो कम से कम आप कह सकेंगे कि ये देख लो, ये केवल एक जुमला है। और कह सकेंगे कि हम एक आंदोलन अभी से शुरू करें, हम हार थोड़ी मान सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लंबे समय की लड़ाई के बाद आया है, बहुत लोगों के खून पसीना सोच समझ के बाद आया, और बहुत सारे लोगों के घरों में बच्चे पढ़ पाए हैं, कई चीजें हो पाई है, वो भूखमरी से बचे हैं। कोविड के दौरान आयतराई मच जाती, तो वी कैनॉट अफोर्ड टू लेट इट गो। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि यदि आप नहीं लाओगे तो हम आपको, आप हमारी रोजी रोटी हटाओगे तो हम आपको हटाएंगे। यदि या तो आप वापस इस कानून को लाओ, और ठीक है, अब ये उसी कानून में 125 दिन दो, और वास्तव में बजट दो, और वास्तव में उसी ढंग से चालू कर। हमें तो नरेगा चाहिए, और ढंग से चाहिए, पूरी तरीके से। तो ये आंदोलन चलते रहेगा। ऐसा नहीं बनेगा जैसा किसान आंदोलन बना जिसने दिल्ली को घेरा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हर पंचायत में एक ऐसा समूह बने जो इसके लिए लड़ते रहे। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह आंदोलन चल रहे हैं। हर नरेगा की छुट्टी के दिन एक बड़ा बड़ा रैली निकल रहा है जिसमें लोग आ रहे हैं, और बड़े स्तर पर आ रहे हैं। और जहां ये कोशिश कर रहे हैं इनकी मीटिंगें करके नैरेटिव चलाने के लिए कि नहीं नहीं हम तो 125 दिन दे रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है उनको। उनको डांट डपट के भगा रहे हैं। तो जहां जाएंगे, आप भी एक तरीके से एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर्स है, असल रूप में जो आप सच में बिलीव करते हैं उस बात को रखो, और बहस के साथ, तर्क के साथ, और लोग जुड़ेंगे आपके साथ। तो मेरे ख्याल में हम तो उम्मीद करते हैं कि हम अंत में, चाहे आज कल या 5 साल बाद, जितना भी टाइम लगे, 3 साल बाद,
हम निकल के आए एक ऐसे कानून को जो कोई छेड़ नहीं सके, और जब जनता को जरूरत पड़े इस कानून की, उनको ऐसा सहारा मिल सके, ऐसा काम का अधिकार मिल सके। हम ये नहीं कह रहे हैं आइडियल है, दूसरों को इससे अच्छी नौकरी अच्छा काम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन वो नहीं हो तो कम से कम एक चीज, और बहुत सुंदर ढंग से आपके लोगों ने कहा कि ये एक मात्र चीज था, एक छोटी सी चीज थी, उसी को निकाल ले जाने में लगे हुए हैं, क्या बात है। और जो अरुणा जी ने बात की कि एक आपको उसकी चिंता नहीं होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ों रुपए जो आप फूंक रहे हो और कुछ एक दो लोगों के जेब में डाल रहे हो, और यहाँ आपको चिंता हो गई, शर्मनाक बात है सच में। तो लड़ना अ, है, काम मांगो अभियान चलाना है, एक्सपोज करना है। जो लोग भीम आए थे उनमें से कोई यदि बोल सकते हैं थोड़ा सा, भीम की जो मीटिंग हुई थी वो बहुत अच्छा रहेगा कि आप बताओ आपके ब्लॉक में कितना पैसा आया, क्या एसेट्स पिछले 10 साल में बने, वो एसेट्स कोई काम के थे या नहीं थे। और गांव में सरपंचों से बात करो कि आपकी पंचायत में कितना पैसा आया नरेगा से, वो सरपंच लोग भी अपना एक डिस्कोर्स बनाएंगे कि कितना पैसा आया, कितना फायदा हुआ उसका। अ, पूरन जी, आपने भी हाथ खड़ा किया था बहुत टाइम से। आपका कोई सवाल है जी, तो आप पूछ सकते हैं। जो जी। निखिल जी ने बोला है उसका कोई रेस्पॉन्ड करना चाहिए क्या? अनुपमा, लीनो और भी कोई टीम से? क्योंकि आई थिंक निखिल जी ने पहले भी बोला था, जो व्यापारी वाला जो हमारा एक मीटिंग हुआ था, कोई टीम से है, शमीरा इज ऑल्सो है। शमीरा शायद आप उस मीटिंग में नहीं जा पाए थे। कोई और अगर टीम से है तो अगर वो शेयर करना चाहेगा कि क्या था अनुभव। सौरभ सर ऑल्सो आई कैन सी। सर मैं पूरन सिंह कश्यप बस्तर छत्तीसगढ़ पूरन से हूँ सर। पूरन सिंह जी, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, उससे पहले निखिल सर जी का एक सवाल था, उसका हम जवाब दे देते हैं, उसके बाद आप सवाल रखिएगा। अनुपमा, यू वांट टू शेयर? आप पहले तो स्पॉट पे आ गए थे, गलत जगह पे। कोई और अभी आए इस बार स्पॉट पे, आई वुड अप्रिशिएट। Shamira, if you want to share, you've been writing notes. Yeah, I wasn't there then, Anupama. There's a rest. Panch, you want to share? नहीं लीनो, यू वांट दोनों, टू शेयर? मतलब जबरदस्ती नहीं है। मैं आप हाँ मतलब निखिल सर, आप वो पूछ रहे जब हम व्यापार मंडल से मिलने गए थे हाँ उसका। हाँ। हाँ, तो व्यापार मंडल में इसका जवाब देना चाहूंगा। जब हम व्यापार मंडल से मिल रहे थे तो एक बहुत ही लंबी मीटिंग चली, तो उन्होंने वो सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बहुत वहाँ पे बात की कि मनरेगा की वजह से जो हमारे फार्मर्स है, लेबरर्स है, जो पैसा वो कमाते हैं, तो किस तरीके से वो मार्केट में वो पैसा इस्तेमाल होता है, किस तरीके से लेबरर्स जो खर्चा करते हैं, चाहे वो चिकित्सा का खर्चा हो या स्कूल के अपने बच्चों के लिए पेन कॉपी खरीदनी हो, या महिलाओं को चूड़ी बिंदी साड़ी खरीदनी हो, तो उस तरीके से एक इकोनॉमी किस तरीके से वहाँ पे चलती है, जहाँ पे एक तरीके से फायदा, एक मदद हमारी मार्केट्स को भी मिलता है, और वही मार्केट्स फिर बाद में जाके लेबरर्स को भी मदद करते हैं, कि ये बहुत बड़ा एक हिस्सा था उस चर्चा का। और दूसरी जो वहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हुई थी, वो ये थी कि किस तरीके से उन मार्केट के जो साथी हमारे, उन्होंने वो देखी है जर्नी, कि किस तरीके से पहले बहुत कठिनाइयां होती थी साथियों को कुछ खरीदने में, या आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी, लेकिन किस तरीके से मनरेगा ने आर्थिक स्तर पे बहुत मदद की है साथियों की। ये एक चीज मेरे को जो जहाँ तक याद है, टीम वाले भी हमारे जोड़ सकते हैं इसमें, अगर उनको कुछ चीज यहाँ पे याद आ रही है। और उनका जो समर्थन था, जो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना चाहते थे, उसके बारे में भी वहाँ पे चर्चा हुई। तो अगर हम देखें जो कंप्रेहेंसिवली, इट्स इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ रैबिट होल की तरह वहाँ पे है, कि सारे लोग जुड़ के एक कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, और किस तरीके से एक सर्कुलर इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है, और उस इकोनॉमी को बचाना है, सबको सम्मान, पैसा, अधिकार, वो सबकी बात हो रही थी वहाँ पे। तो यहाँ तक मुझे याद, अगर कोई बाकी साथी हमारा टीम से कोई बोलना चाहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं बहुत है, अच्छा है। हम क्योंकि टाइम भी बहुत नहीं है, मैं 10:35 पर जाऊंगा क्योंकि मेरा एक दूसरा कॉल है जिसमें मुझे जुड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है, मैं इसलिए इसको लाना चाह रहा था क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग वर्ग है। वो वर्ग नहीं है जो नरेगा में जा रहा है। वो वर्ग माना जाता है कि वो तो देखेगा ये तो बिल्कुल बेकार है, पैसा क्यों बेकार व्यर्थ में खर्च हो रहा है। और वो वर्ग है जिसके बिना हमारी अर्थव्यवस्था, ये खुद बीजेपी और पूरी सरकार मानती है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उनके ग्रोथ रेट पर चलता है। ये वर्ग बता रहा था, जो आप सर्क्यूलर कह रहे हैं, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट। आप नरेगा में 1 रुपए डालोगे तो वो 10 बार घूमेगा
उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 10 बार अलग 10 इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होगा। आप 1 रुपया अंबानी को दोगे तो या तो उसके बैंक में पड़े रहेगा, या कभी एक बार उसकी बेटी की शादी होगी तो वहां शायद खर्च होगा, बाकी वो बोरोड पैसे पे ही चलाते रहता है अपना पूरा काम। तो ये मेरे ख्याल में एक ढंग से हमें समझना चाहिए कि एक आर्थिक व्यवस्था उन्हीं लोगों को जो उस आर्थिक व्यवस्था को चला रहे हैं, उन्होंने नरेगा को कितना जरूरी समझा अपने खुद के चीजों के लिए। यस यस एग्जैक्टली। तो एक हम आखिरी सवाल लेंगे। पूरन सिंह जी, आप बहुत समय से हाथ हाँ आपने खड़ा किया है, तो आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। सर, मैं बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं पंचायत का उप सरपंच भी हूँ। तो मेरा सर क्वेश्चन ये रहा कि जब नरेगा जो एक्ट बना, तो उसमें क्या है, छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में ना सर, जैसे कि पलायन रोकने के लिए सरकार, जब पिछली बार जब भूपेश जी की सरकार थी, उसमें खेत का मरम्मत करने का था। और उसके बाद पशु शेड वगैरह, मतलब अनुसूचित क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्रों में देने का कार्य हुआ था। जब से 2 साल से जो सरकार आई, तो उसमें क्या हो रहा है, ना ट्राइबल लोगों को ना नरेगा के थ्रू, ना फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू, मतलब कुछ काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे ना ट्राइबल क्षेत्रों में क्या हो रहा है, बेंगलोर हो गया, पलायन ज्यादा हो रहा है। इसके लिए हम कैसा करें कि वीवी राम जी की तुलना हम कैसा कर सकते हैं, इस पर थोड़ा जानकारी चाहिए सर। उसके बाद ट्राइबल क्षेत्रों में सर सबसे ज्यादा ना खेत होती है। वो खेत ना मतलब पहाड़ी जैसा रहता है, ऊंचा ऊंचा नीचा होता है, तो उसमें ना जो खेत का मरम्मत नहीं हो पा रहा है। इस कारण क्या है सर, ट्राइबल क्षेत्रों में उतना पैसा नहीं रहता, वनोपज के आधारित जीवन यापन करते हैं। उसके बाद सर ये लोग क्या करें, सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। इस पर थोड़ा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मतलब कैसा हम हैंडल करें, क्योंकि मैं खूब उप सरपंच हूँ। उस बार सर, इस बार अपने यहाँ अभी जो वीवी राम जी है ना, उसके माध्यम से सर सिर्फ 2 लाख का ही मतलब काम आया है, एक तालाब निर्माण का। उसके बाद अभी तक अपने पंचायत में नहीं आया है सर। बिल्कुल सही है पूरन सिंह जी, आपने जो बात कही, पहले चीज तो कहा कि नरेगा में ही जैसे ही ये बीजेपी सरकार आई, नरेगा में ही वो काम जो गरीब आदिवासी को अपने खेत पर काम करने का मौका मिलता, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो उसके पट्टा मिला, उस जमीन को ठीक करने का सुधारने का मिलता, कैटल शेड मिलता, वो काम कम हो गए। और अब वीबी ग्राम में वो जो एक तालाब का आया है, वो भी अब वो बड़े बड़े बांध बनाने की कोशिश करेंगे, बड़े हाईवेज का कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ठेकेदार के पास पैसा आएगा तो वो किसी खेत में थोड़ी करेगा, वो तो कुछ और करेगा, एक बड़ा बिल्डिंग, उसमें से जितना पैसा ले सकता है लेगा, कोशिश करेगा। तो ये बात समझनी चाहिए, ये एकमात्र कार्यक्रम था जो इस किस्म के कामों को एक सुरक्षा दे रहा था, और उसका पूरा डिजाइन नीचे से लेके ऊपर तक था। और आप सब लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं, आप पॉलिसीज के डिजाइन को भी सोचते हैं और उसको जमीन पर भी देखते हैं। मेरे ख्याल में, क्योंकि टाइम कम है, मैं सबको अपील करना चाहूंगा कि क्या हम एक ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि हम नरेगा पर लगातार नरेगा बचाओ का एक आंदोलन चला रहे हैं, बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं। आप लोग व्यक्तिगत तौर पर बतौर इंडियन स्कूल फॉर डेमोक्रेसी जुड़े या नहीं जुड़े, एक ग्रुप अपना बनाइएगा। हम उस ग्रुप को और ग्रुप्स के साथ जोड़ेंगे, स्टेट वाइज ग्रुप्स के साथ जोड़ेंगे। और चाहे पूरन सिंह जी हो या कौन थी राजस्थान से, क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, तन क्या था, ललिता जो जी। ललिता जी, या ललिता हो या कोई और हो, मनोरमा जी हो, कोई भी हो, हम सबको अपने अपने स्टेट्स में भी जोड़ने का और एक नेटवर्क बनाने में हम लगे हैं। और ये लंबी लड़ाई, हम छोड़ेंगे नहीं। नरेगा जब आया तो बहुत कठिन परिस्थिति थी। अब बहुत लोग, आपकी सारी कहानियां, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि नहीं अच्छा हुआ इसको बंद कर दिया, एक ने भी नहीं बोला। सबने बोला कि ये कुछ ना कुछ कर रहा था और उसके खिलाफ उसको खत्म करना बहुत बड़ा खतरा है। आप उस खतरे में, आपकी ड्यूटी ज्यादा बनती है, आपकी मेरी भी, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम इसको एक जन आंदोलन का रूप बनाएं, नरेगा वापस आए और ताकतवर रूप में आए और अच्छे रूप में आए, और हमेशा के लिए हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम स्थापित इस देश में वापस स्थापित हो और ठीक ढंग से पुनर्जीवित हो। थैंक यू निखिल जी। थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।
इस डिस्कशन के लिए, और सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा, चर्चा की, बात रखी। तो जैसा निखिल जी ने कहा कि कनेक्टेड रह के एक मोमेंट में हमें हिस्सेदारी देनी है, अपनी भागीदारी देनी है, उसको सुनिश्चित करने का प्रयास हम करते रहेंगे। और कुछ भी आपके सवाल है, थॉट्स है, या आगे हम किस तरीके से काम कर सकेंगे, उसके लिए जो भी आपके सुझाव रहेंगे, आप काम करना चाहेंगे, प्लीज़ हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। हम निखिल जी की टीम से बात करके आगे हम इस मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करेंगे। So thank you, Nikhil ji. Thank you, Aruna ma'am. Thank you, Sneha ji, for joining. It was a great experience. We actually learned a lot. हमने हिस्ट्री, इसका प्रेजेंट, इसका फ्यूचर, इसका संघर्ष, और संघर्ष में हम किस तरीके से योगदान देंगे उसके बारे में जाना। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी। बहुत शुक्रिया स्नेहा। मैं आपसे कहूंगा प्लीज हाँ आप संपर्क में करके जो ग्रुप वॉलंटियर करना चाहता है, अपना ईमेल, कौन से स्टेट में क्या कर रहे हैं, वो हम थोड़ा लें और कोशिश करें कि जोड़ें, धीरे धीरे इस नेटवर्क को बढ़ाएंगे। शुक्रिया निखिल भाई। लेकिन मैं वही पूछ रहा था, स्नेहा मैं आपका नंबर या ईमेल कुछ दे सकता हूँ क्या, जो साथी हमारे जुड़ना चाहें या और सीखना चाहें, तो मैं आपसे कनेक्ट कर दूं क्या स्नेहा उनको? हाँ, स्नेहा और आगे कनेक्ट कर लेगी। जैसे एक ग्रुप है जो दिल्ली से कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और एक ग्रुप जो राजस्थान के हैं वो हमारे साथ, एक जो देश भर में हम अलग अलग जगह ताकि कनेक्ट कर लें और ये बढ़ते जाए। अभी एक मीटिंग होगी, जैसे मैं आप लोगों को अभी से बता दूं, 17 तारीख को हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ एक ब्रीफिंग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उसको भी हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। आप लोग जहां से हैं वहां से जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे कुछ लोग आप में ज्यादा टाइम देना चाहते हैं तो वो आप बताइएगा, उस रूप में हम जरूर चाहेंगे और जोड़ेंगे। कोई गांव में ही करना चाहे तो वो भी बढ़िया, कोई और टाइम नेटवर्किंग में तो वो बढ़िया। और इसका पर्पस यही है, छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं जीते हैं। हम्म। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग ज्वाइन किए। आपसे ईमेल या बाकी चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी। कोई योगदान देना चाहेगा, साथ जुड़ना चाहेगा, स्ट्रेंथन करना चाहेगा, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सबसे R3 में सबसे मिलते थैंक हैं। यू सर, आशा है थैंक यू। आपने टिकट करवा ली होगी। 11 अप्रैल सभी लोग एक साथ R3 में वहीं मिलेंगे। धन्यवाद। साथियों हमारा क्राउड फंडिंग कैंपेन चल रहा है। संस्था को ना फाइनेंशियल सपोर्ट की सख्त आवश्यक है। मार्च शुरू हो गया है और मेरी बहुत गहरी दिल से विनती है कि 500 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक जो भी आप 1 लाख से ज्यादा देना चाहें तो हमको कॉल करिएगा, तो अकाउंट में दीजिएगा। बट 500 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक जो भी अमाउंट देना चाहें, कोई अमाउंट छोटा नहीं है। आपका प्यार तो हमको चाहिए, जो मिलता ही मिलता है। अब लेकिन प्यार को थोड़ा गांधी जी के रूप में भी हमारे तक भेजिए, डिजिटली। वो उसकी भी बहुत ज्यादा नीड है। कोई अगर है अभी जो लिंक डाल सकता है मिलाप का, तो कमेंट में डाल दीजिए। बाकी आप सबके पास आपके ग्रुप में लिंक आया है हमारा मिलाप का जो क्राउड फंडिंग कैंपेन है। अभी तक 2 एलुमनाई ने कंट्रीब्यूट किया है। मेरी काफी गहरी विनती है कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए छोटे छोटे अनुदान से ज्यादा मजबूत बनेगी, ना कि कोई बड़ा चेक लिखे। तो प्लीज जो भी आप दे सकते हैं जरूर से दीजिए, चाहे वो जो अमाउंट हो, बट प्लीज शेयर जरूर करिए। और थोड़ा बाकी अपने एलुमनाई साथियों से भी बोलिए, ठीक है जी? जी ठीक है। है ना, ठीक है। हिचकिचाना नहीं है, एकदम हाँ दिल जी, हाँ खोल के जी। पैसे देना, है ना। आज ही कल में कर देना, अभी याद, अभी फ्रेश याद रहेगा तो जल्दी से एकदम थोड़ा कर दीजिएगा ना। हाँ, थैंक यू ललिता। जो भी अमाउंट है प्लीज जरूर से करिए। आज सोने से पहले करेंगे तो और अच्छा लगेगा, बाकी कल तो कर ही दीजिएगा। बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया साथियों। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। बाय।